फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये बहुत ही छोटा सा यूट्यूब चैनल है बट बहुत ही यूजफुल चैनल है, विश्वास मानिए। और आज मैं दो चीज़ें बताने वाली हूँ कि यहाँ पे सामान्य प्रबंधन की डेली एमसीक्यू 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट आज से कुछ नया क्या होगा कि पहले 75 क्वेश्चन जो मैं डेली 100 करा रही हूँ उनमें से मैं 75 क्वेश्चन कराऊंगी। और अगले 25 क्वेश्चन क्या होगा कि जो व्यापम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर जितने भी आए हैं 25 क्वेश्चन वो सामान्य प्रबंधन के होंगे आपके क्वेश्चन 100 ही, लेकिन 75 ये वाले होंगे मॉक टेस्ट टाइप के, और जो 25 होंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के होंगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि मैं 500 के बायोलॉजी के क्वेश्चंस का एक सीरीज लेके आई थी। 500 क्वेश्चन 50 मिनट के अंदर मैंने करवाया था। कुछ लोगों ने कमेंट किया कि बहुत स्पीड ज़्यादा है, तो मैं कल और लेके आऊंगी नेक्स्ट 500 क्वेश्चन बायोलॉजी के। उन दोनों को मतलब जितनी भी मैं सीरीज ला रही हूँ प्रबंधन की और साइंस की, आप रटते जाओ एकदम। कल एक फिर से बायोलॉजी के 500 के क्वेश्चन आएंगे, आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। तीसरी चीज़ मैं क्या लाने वाली हूँ, कुछ ही दिनों में मैं शॉर्ट नोट्स कंप्यूटर के परीक्षा मंथन के बना रही हूँ। तो आपको मैं वो पूरा मतलब एकदम कहते हैं ना कि पूरा ज्ञान, पूरा जो सार होता है बुक्स का, वो पूरा नोट्स बना के फैक्ट बना के आपको एकदम उड़ेल दूंगी। आपको पका पकाया मिलेगा खाना, आपको खाना है, चबाना है, मेहनत आपको करना पड़ेगा मेरे साथ। और मैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी लाऊंगी, एंटोनिम, सिनोनिम और जो कहावतें वगैरह होती है इंग्लिश में, ये सारी चीज़ें लाऊंगी। और तीसरी बात ये है कि आपको टेलीग्राम चैनल जो है मेरे जो चैनल पर जाके आपको MP पटवारी स्ट्रैटेजी वीडियो पे क्लिक करना है, उसको आपको पूरा देखना भी है। अगर देखना चाहो तो आपको हेल्प मिलेगी। MP पटवारी ज़्यादा लोग, बहुत काफ़ी लोग उसको पसंद कर रहे हैं, और उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, तो आप वहाँ पर जाकर टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो सकती है, क्योंकि बहुत लोगों ने टेलीग्राम के बारे में पूछा तो मैं बता रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज के नेक्स्ट 100 क्वेश्चन फटाफट। अभिप्रेरण के अभिप्रेरण के स्वास्थ्य तथा आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक थे, कौन थे? तो हर्जबर्ग थे। अभिप्रेरण के यानी मोटिवेशन के स्वास्थ्य तथा आरोग्य विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे? हर्जबर्ग। हर्जबर्ग ने संतुष्टि प्रदान करने वाले घटकों को नाम क्या दिया? हर्जबर्ग ने संतुष्टि प्रदान करने वाले घटकों को नाम क्या दिया? तो अभिप्रेरक तत्व। जॉब एनरिचमेंट का तात्पर्य है कि किसी कार्य के निष्पादन हेतु कर्मचारियों को अधिकार सत्ता सौंपना, दायित्व में वृद्धि करना, क्षेत्र विस्तार एवं कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाना। तो ये सभी सही है। जॉब एनरिचमेंट का क्या तात्पर्य है कि कर्मचारियों को अधिकार सत्ता भी सौंपना, उनके दायित्वों में वृद्धि करना और क्षेत्र विस्तार एवं कार्य को चुनौतीपूर्ण बनाना। ये सभी सत्य है। हर्जबर्ग की द्विघटक विचारधारा ने प्रबंधकर्ताओं को बहुत अधिक क्या किया? तो विचारधारा की अपनी विशिष्टता, उसमें सरलता एवं निदानात्मक दृष्टिकोण सभी कुछ प्रदान किया। मैस्लो की विचारधारा हर्जबर्ग की तुलना में अधिक क्या है? तो व्यवहारिक है एवं सार्वभौमिक। यानी जो मैस्लो की विचारधारा है वो हर्जबर्ग की तुलना में व्यवहारिक भी ज़्यादा है और सार्वभौमिक भी ज़्यादा है। सार्वभौमिक क्या होता है? यूनिवर्सल, यानी कि हर जगह वो फिट बैठ रही है। मैकग्रेगर का कौन सा सिद्धांत परंपरागत एवं निराशावादी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मैकग्रेगर जी हैं उनका कौन सा सिद्धांत परंपरागत एवं निराशावादी है? तो एक्स सिद्धांत। आपको रटते चलना है मेरे साथ, 2-3 बार आप ये वीडियो देखते जाओगे तो आपको एकदम दिमाग में रिकॉल होता जाएगा। मैकग्रेगर के किस सिद्धांत को आधुनिक एवं आशावादी कहा गया है? तो वाई सिद्धांत को। देखो, मैकग्रेगर का कौन सा सिद्धांत परंपरागत एवं निराशावादी है? तो एक्स सिद्धांत। एवं कौन सा सिद्धांत आधुनिक है एवं आशावादी है? तो वाई सिद्धांत। एक्स और वाई, पहले परंपरागत नियम बनाए जाते हैं तो एक्स, फिर उसके बाद वाई यानी कि नवीन विचार। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेतृत्व की निरंकुशतावादी मैकग्रेगर के कौन से सिद्धांत की धारणा से मेल खाता है? तो एक्स सिद्धांत। देन एक सामान्य व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से उसे सुख एवं संतोष मिलता है। यह मान्यता किस सिद्धांत की है? तो वाई सिद्धांत की मान्यता है। एक सामान्य व्यक्ति काम से बचना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से सुख और संतोष मिलता है, तो यह मान्यता किस सिद्धांत की है? तो वाई सिद्धांत की मान्यता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे उस क्षमता को विकसित करें। प्रत्येक व्यक्ति में संगठनात्मक समस्याओं के निराकरण की रचनात्मक क्षमता होती है, अतः प्रबंधकों को चाहिए कि वे क्षमता को विकसित करें। यह मान्यता मैकग्रेगर के किस सिद्धांत की है? तो उसके जेड सिद्धांत की यह मान्यता है। जेड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो जेड सिद्धांत के प्रतिपादक है कर्नल लिंडॉल एंड F उर्विक। विश्व का प्रत्येक मानव पहले उपभोक्ता है और बाद में कृषक, श्रमिक, उद्योगपति आदि। यानी विश्व का जो प्रत्येक मानव है पहले क्या है? उपभोक्ता है और बाद में कृषक, श्रमिक, उद्योगपति आदि है। यह मान्यता किसकी है? जेड सिद्धांत की है। पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक विद्वान कौन है? तो जोरगोपोलस, मोहनी एवं जोन्स, तीनों है। पथ लक्ष्य विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ये तीनों है। उत्पादकता से संबंधित वह विचारधारा जो यह स्पष्ट करती है कि उत्पादकता में वृद्धि केवल कठोर परिश्रम के द्वारा ही संभव होती है, क्या कहलाती है? तो पथ लक्ष्य विचारधारा। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक हैं तो रेंसिस लिकर्ट। कर्मचारी केंद्रित पर्यवेक्षण विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो रेंसिस लिकर्ट। मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणाओं पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? एल्टन मियो। मौद्रिक अभिप्रेरणाओं के स्थान पर यानी कि ऐसा मोटिवेशन जिसमें हमें पैसा मिलता है, उसके स्थान पर अमौद्रिक प्रेरणा यानी कि जैसे खुशियाँ हो गई, संतुष्टि हो गई, ये सारे अमौद्रिक प्रेरणा या फिर मोटिवेशन है, उन पर अधिक बल देने वाली मानवीय संबंध विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? एल्टन मियो।
काम का संबंध पारिश्रमिक से जोड़ देने पर कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा। टेलर की यह धारणा किस सिद्धांत की मान्यता है? तो पुरस्कार का सिद्धांत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होना पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है। यानी कि मौद्रिक पुरस्कार से संतुष्ट होने ही पर्याप्त अभिप्रेरणा नहीं है, यह कथन किसका है? तो पीटर ड्रुकर का। जिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता एवं संतुष्ट नहीं हो सकी है, उन्हें अभिप्रेरित करने वाली विचारधारा है कैरेट एवं स्टिक विचारधारा। जिन कर्मचारियों की मनोवैज्ञानिक एवं सुरक्षा की आवश्यकता एवं संतुष्टि नहीं हो सकी, उन्हें अभिप्रेरित करने वाली विचारधारा कैरेट व स्टिक की विचारधारा। वह कौन सी विचारधारा है जो पुरस्कारों को शर्तयुक्त बना देती है? तो कैरेट एवं स्टिक विचारधारा जो है पुरस्कारों को शर्तयुक्त बना देती है। डेविड मैक्लीलैंड ने किस अभिप्रेरणा विचारधारा का प्रतिपादन किया है? तो उपलब्धि विचारधारा का। उपलब्धि विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हेनरी मूरे के अभिव्यक्ति आवश्यकता सिद्धांत पर। उपलब्धि विचारधारा किस सिद्धांत पर आधारित है? हेनरी मूरे के अभिव्यक्ति आवश्यकता सिद्धांत पर। जिन लोगों में उच्च स्तरीय उपलब्धि की आवश्यकता तीव्र होती है, वे किससे आकर्षित होते हैं? तो व्यवसाय की ओर। उच्च स्तरीय उपलब्धि की आवश्यकता यानी जिन्हें बहुत ज़्यादा सक्सेस होने की या बहुत उच्च लेवल पे, हाई लेवल पे सक्सेस होने की बहुत ज़्यादा तीव्र आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, वो किसकी ओर आकर्षित होते हैं? बिजनेस की ओर यानी व्यवसाय की ओर। अभिप्रेरण के ERG थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो कौन है प्रतिपादक? क्लेटन अल्डरफर। क्लेटर अल्डरफर की ERG विचारधारा किस विचारधारा का परिष्कृत रूप है? तो मैस्लो की आवश्यकता क्रमबद्धता विचारधारा। अल्डरफर ने मैस्लो की विचारधारा को तर्क संगत बनाने के लिए आवश्यकताओं की त्रिस्तरीय क्रमबद्धता प्रस्तुत की है। वह क्या है? तो ERG। E से मतलब एग्जिस्टेंट नीड, R से रिलेटेडनेस नीड और G से ग्रोथ नीड। तो ERG आपको याद रखना है, किसने दिया है? अल्डरफर ने। क्यों दिया है? मैस्लो की विचारधारा को तर्क संगत बनाने के लिए। और तीनों को E और R और G का तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है। अभिप्रेरण की प्रत्याशा विचारधारा यानी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मोटिवेशन के प्रतिपादन का मुख्य श्रेय क्या है? तो विक्टर ब्रूम को। किसको है? विक्टर ब्रूम को। पोर्टर और लालेर ने किस विचारधारा के आधार पर अभिप्रेरणा का प्रतिरूप विकसित किया है? तो प्रत्याशा विचारधारा और समता विचारधारा, इन दोनों के आधार पर पोर्टर और लालेर ने अपने विचारधारा के आधार पर अभिप्रेरण का प्रतिरूप विकसित किया है। अभिप्रेरण के समता विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो J.S. एडम्स। अभिप्रेरण की समता विचारधारा के अनुसार संगठन में काम करने वाले लोग सिर्फ अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि पर ही विचार नहीं करते, बल्कि वे चाहते हैं कि उनका नियोक्ता उन्हें पक्षपात रहित प्रतिफल दे, समानता दे, न्यायसंगत और निष्पक्ष व्यवहार दे, यानी उपरोक्त सभी। समता विचारधारा के अनुसार जिन चरों को समझना अति महत्वपूर्ण होता है, उनमें क्या होता है? निवेश एवं प्राप्ति दोनों आवश्यक होता है। लोगों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे कार्य पर लगाए गए निवेश अर्थात अपने योगदान की तुलना उससे प्राप्त प्रतिफलों से करते हैं और इन दोनों की तुलना अन्य लोगों के निवेश एवं प्राप्ति से करते हैं। यह अवधारणा किसकी है? तो समता विचारधारा की। तो समता विचारधारा क्या है वो आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट है, कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। एल्टन मेयो ने कहा कि कर्मचारियों के साथ मानवीय व्यवहार करके भी उन्हें अभिप्रेरित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजा आ रहा है कि नहीं और आपके लिए यूजफुल है कि नहीं जरूर बताना आप लोग। युवा वर्ग को जोश दिलाकर, एक मिनट, युवा वर्ग को जोश दिलाकर उनमें कठिन से कठिन कार्य भी कराए जा सकते हैं। युवा वर्ग को जोश दिलाकर उनसे कठिन से कठिन कार्य भी कराए जा सकते हैं। इसलिए तो अभिप्रेरणा की जो तकनीक काम में ली जाती है वह कौन सी तकनीक है? तो चुनौती द्वारा अभिप्रेरण, यानी चैलेंज दोगे आप किसी को युवा वर्ग में, यूथ में। जैसे पटवारी के लिए हम चैलेंज दे दिए आपको कि आपको 500 क्वेश्चन जो मैंने कल कराए हैं बायोलॉजी के वो करने ही करने हैं, तो आप करोगे क्योंकि आपको चैलेंज मिला है ना, इस तरीके से। तो अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो, यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? तो नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। अधीनस्थों की संख्या अधिक न हो, यह अवधारणा किस सिद्धांत की है? नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत की। पहली बार वैज्ञानिक प्रवृत्ति के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के तहत किया गया? तो इवोवा नेतृत्व के अध्ययन। पहली बार वैज्ञानिक प्रवृत्ति के माध्यम से नेतृत्व का अध्ययन और विश्लेषण किस अध्ययन के तहत किया गया? तो इवोवा नेतृत्व अध्ययन। ओहियो स्टेट नेतृत्व अध्ययन व्यवहारवाद को प्रदर्शित करता है कि का ध्यान आयाम इस नेता अपने समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं के प्रति ध्यान देता है, नेता अपने सदस्यों पर भरोसा करता है, नेता अपने समूह के सदस्यों को मित्रवत मानता है। तो ये सभी इसका आंसर होगा। मिशिगन विश्वविद्यालय नेतृत्व अध्ययन किसके अध्ययन में किया गया? तो रेंसिस लिकट के अध्ययन में किया गया। बर्नार्ड के अनुसार नेता का वह गुण कौन सा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं? तो कौन सा है? अनुभूति। बर्नार्ड के अनुसार नेता का एक अनुभूति गुण ऐसा है जिसके अभाव में अन्य गुण प्रभावहीन हो जाते हैं। नेता और अनुयायियों के बीच संबंध होते हैं, तो क्रियाशील संबंध होते हैं नेता और अनुयायियों के बीच। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुयायियों पर नेता की किस बात का प्रभाव पड़ता है? तो आदर्श चरित्र एवं आचरण का प्रभाव पड़ता है। नेतृत्व को एक अतिरिक्त धक्का मारने वाले विद्वान कौन है? तो कूर्ज एवं ओडोनेल। वेरी इंपॉर्टेंट कि नेतृत्व यानी लीडर सबको एक अतिरिक्त धक्का मारने वाले विद्वान है कूर्ज और ओडोनेल।
किसी व्यक्ति का वह गुण जिसके द्वारा वह अन्य व्यक्तियों का मार्गदर्शन एवं उनकी क्रियाओं का संचालन करता है क्या कहलाता है? तो नेतृत्व यानी लीडरशिप कहलाता है। नेतृत्व पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। यह विचारधारा किसने दिया? तो महान व्यक्ति विचारधारा। यह विचारधारा क्या कहलाती है? महान व्यक्ति विचारधारा। महान व्यक्ति विचारधारा क्या कहलाती है? कि नेता पैदा होते हैं, उनका निर्माण नहीं किया जा सकता। आडवे टीट के अनुसार एक कुशल नेता में 10 लक्षण पाए जाते हैं। आडवे टीट के अनुसार एक कुशल नेता में कितने लक्षण पाए जाते हैं? 10 लक्षण पाए जाते हैं। नेता जन्मजात भी होते हैं तथा परिस्थितियों के अनुसार उनका निर्माण भी किया जा सकता है। यह कथन किसका है? तो R.M. स्टॉकडिल का। ठीक है, किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार का विश्लेषण करके किया जा सकता है। किसी नेता की सफलता का मूल्यांकन उसके व्यवहार के विश्लेषण करके किया जा सकता है। गुणमूलक दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या है। तो व्यवहारवादी दृष्टिकोण में अध्ययन करता है नेता क्या करता है और नेता कैसे व्यवहार करता है। फिर से बताती हूँ कि गुणमूलक दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता आखिर है क्या, बट व्यवहारवादी दृष्टिकोण में यह अध्ययन किया जाता है कि नेता क्या करता है और नेता कैसे व्यवहार करता है। जो विचारधारा व्यक्ति तथा समूह दोनों के अध्ययन के महत्व पर बल देती है वह क्रियात्मक विचारधारा है। तो क्रियात्मक विचारधारा क्या करती है? कि व्यक्ति एवं समूह दोनों के अध्ययन पर बल देती है। लाइकर्ट के अनुसार वह श्रेष्ठतम नेतृत्व शैली जो लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित होती है क्या कहलाती है? सहभागी। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्लैक तथा मॉर्टन ने। प्रबंधकीय ग्रिड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ब्लैक तथा मॉर्टन ने। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली कौन सी है? जनतांत्रिक। परंपरागत प्रबंध के अंतर्गत लोकप्रिय शैली कौन सी है? जनतांत्रिक। बोलते बोलते ना गला और मतलब सारी चीजें एकदम, बट ठीक है। नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वयक के रूप में कार्य करता है? तो निर्बाध या स्वतंत्र शैली। नेतृत्व की किस शैली के अंतर्गत नेता केवल मध्यस्थ तथा समन्वयक के रूप में कार्य करता है? तो निर्बाध या फिर स्वतंत्र शैली। देन नेक्स्ट है वह कौन सी नेतृत्व शैली है जिसमें श्रम एवं प्रबंध के मध्य मधुर संबंध बने रहते हैं तथा अनुयायी संतुष्ट रहते हैं? तो जनतंत्रीय शैली। शैली शब्द मूलतः प्रदर्शित करता है नेता के व्यवहार को। शैली शब्द क्या प्रदर्शित करता है? नेता के व्यवहार को। किसी नेता के अनुयायियों में परिपक्वता के स्तर में वृद्धि के साथ नेता को अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। फोरमेन की यह विचारधारा है। पहली बात तो ये जो विचारधारा है क्या है? किसकी है? फोरमेन की। क्या विचारधारा है? कि किसी नेता के अनुयायियों में परिपक्वता के स्तर में वृद्धि के साथ नेता के अपने व्यवहार में उसी के अनुरूप परिवर्तन कर लेना चाहिए। तो फोरमेन की यह विचारधारा विख्यात है। क्यों विख्यात है? जीवन चक्र के दृष्टिकोण के नाम से विख्यात है। जीवन चक्र के दृष्टिकोण के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 307वां क्वेश्चन। उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? तो लंबवत। भिन्न पदानुक्रम स्तरों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ के बीच होने वाला संचार लंबवत संचार होता है। भिन्न पदानुक्रम स्तरों के प्रबंधकों के बीच होने वाला संचार क्या कहलाता है? तो विकर्णीय। ये सारे जो संचार व्यवस्था है इनको याद रखना है। प्रभावी संचार के लिए चित्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इसमें कौन से हैं? तो रूपरेखा, प्रगति लेखा एवं प्रतिरूप एवं दृश्य सामग्री, उपर्युक्त सभी। किस संचार में संदेशों, भ्रमों एवं आशंकाओं आदि का निवारण उसी समय हो जाता है? तो मौखिक संचार में। मौखिक संचार में यानी हम बोल के एक दूसरे से अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करके सारे जो है संदेश होते हैं, भ्रम होते हैं, डाउट्स होते हैं, सब क्लियर कर लेते हैं तुरंत। वह संचार जो संगठनात्मक चार्ट में प्रदर्शित किए गए संबंधों के आधार पर होता है क्या कहलाता है? औपचारिक संगठन, औपचारिक संचार। प्रबंध सूचना प्रणाली वह प्रणाली है जो प्रबंध को सहायता करती है। तो उपरोक्त सभी यानी निर्णय लेने में, उनके क्रियान्वयन में एवं नियंत्रण में। संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर इसके महत्व को उजागर किया किसने? जॉर्ज टेरी ने। यानी संचार को प्रबंध की सबसे पहली समस्या बताकर इसके महत्व को किसने उजागर किया? जॉर्ज टेरी ने। संचार कार्य जटिल होने का कारण क्या है? तो संगठनों के बढ़ते आकार, तकनीकी जटिलताएं, श्रम संघों का विस्तार एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना। तो ये सभी संचार कार्य के जटिल होने का कारण है। संचार के साधन क्या है? तो संचार के साधन है टेलेक्स, बट आई थिंक सभी होने चाहिए। तार, टेलीविजन, रेडियो टेलीविजन, टेलेक्स, उपरोक्त सभी होना चाहिए। इस पे मुझे डाउट है, अभी के लिए टेलेक्स करते हैं। संचार अर्थों का विनियम है। संचार अर्थों का विनियम यह कथन किसका है? एलेन का। संचार अर्थों का विनियम है यह कथन किसका है? एलेन का। संचार के बारे में किसने कहा कि यह अर्थ का सेतु है? किसने कहा? मेयर ने। ये सारे कथन आपको रटे होने चाहिए। J.R. हिनरिच के अनुमान के अनुसार किसी कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग कितना भाग संप्रेषण में व्यतीत होता है? तो 70%। J.R. हिनरिच के अनुसार, किसके अनुसार? देखो आप जब कोई क्वेश्चन पढ़ो बड़ा लगे या फिर टफ लगे, समझ नहीं आ रहा हो, तो तोड़ तोड़ के पढ़ा करो। देखो कैसे। J.R. हिनरिच के अनुसार किसी कार्य के निष्पादन में व्यतीत किए जाने वाले समय का लगभग, यहाँ पे डॉट है, कितना परसेंट संप्रेषण में व्यतीत होता है? तो 70% व्यतीत होता है। प्रबंध का एक विशिष्ट अस्त्र संचार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रश्न इसमें निरस्त किया गया, वही बताया ना, ये सारे PYQ क्वेश्चन ही चल रहे हैं। W.H. वाइट के अनुसार संचार का सबसे बड़ा शत्रु है क्या है? तो भ्रम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। W.H. वाइट के अनुसार संचार का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? भ्रम है। क्वेश्चन इस तरीके से घुमा के भी पूछा जा सकता है कि संचार का सबसे बड़ा शत्रु भ्रम है, यह किसने बताया? तो W.H. वाइट के अनुसार है।
संचार प्रक्रिया का सरलतम रूप है प्रेषक, संदेश, प्राप्तकर्ता। यानी कि कोई पहले संचार को भेजता है वो प्रेषक कहलाता है। क्या भेजता है? संदेश भेजता है। देन जो प्राप्त करता है उस संचार को या फिर उस इंफॉर्मेशन को, वो प्राप्तकर्ता कहलाता है। संचार प्रक्रियाएं प्रभावी मानी जाएंगी जब प्राप्तकर्ता ने उसी अर्थ में समझ लिया हो, तभी प्रभावी मानी जाएंगी। प्राप्तकर्ता प्रेषक कब बन जाता है? प्रतिपुष्टि के बाद। प्राप्तकर्ता प्रेषक कब बन जाता है? प्रतिपुष्टि के बाद। अंगुरीलता संचार किसे कहते हैं? अंगुरीलता संचार। अंगुरीलता संचार किसे कहते हैं? अनौपचारिक वाहिका द्वारा संचार को। यानी कि अनौपचारिक वाहिका द्वारा संचार को क्या कहते हैं? अंगुरीलता संचार। देन नेक्स्ट है, प्रबंध को कर्मचारियों की मनोवृत्तियों, प्रतिक्रियाओं, विचारों, भावनाओं एवं मनोबल की दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है ऊपरगामी संचार वाहिका से। फिर से पढ़ते हैं, प्रबंध को कर्मचारियों की मनोवृत्तियों, प्रतिक्रियाओं, विचारों, भावनाओं एवं मनोबल की दशाओं के बारे में जानकारी मिलती है ऊपरगामी संचार वाहिका से। तो ये 75 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन मैं बताती हूँ कहाँ चलते हैं। तो अब हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे। पीबी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में सामान्य प्रबंधन से पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, जो अभी हमने किए हैं, जो अभी तक हमने 325 क्वेश्चन टोटल कर चुके हैं। कल 2-3 दिन पहले से जो सीरीज आ रही हैं वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हैं, लेकिन ये स्पेशली कुछ अलग से पेपर्स में पूछे गए हैं। जैसे ये कि लेबर इंस्पेक्टर का जो 2017 में हुआ था उसके 25 क्वेश्चन है, तो अब हम इसको भी करते जाएंगे साथ में। डेली का 25 क्वेश्चन प्लस 75 क्वेश्चन वो वाले करेंगे। इस तरीके से आपका दोनों होता जाएगा। भारत में लेखा मानक 1 इस विषय में व्याख्या करता है। किस विषय में? तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। जो भारत में लेखा मात्रक 1 है, यह किस विषय में व्याख्या करता है? तो लेखांकन नीतियों का प्रकटीकरण करता है। ठीक है। आवेदन प्रपत्र पर विवरणों के लिए क्या शब्द दिया जाता है, जिसमें सामान्य रूप से उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति आदि पता शामिल होते हैं। तो व्यक्तिगत जानकारी। लेखाकरण का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो वित्तीय लेन देन से संबंधित। जो लेखाकरण होते हैं उनका प्राथमिक कार्य क्या होता है? वित्तीय लेन देन से संबंधित होता है प्राथमिक कार्य। आकस्मिक देयताएं किसमें दिखाई देती हैं? तो आकस्मिक देयताएं तुलन पत्र के लिए लेखा पर नोट्स पर दिखाई देती हैं। वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। यानी वित्तीय प्रबंधन का निर्णय प्रकार्य निवेश में, वित्तीयन में और परिसंपत्ति प्रबंधन निर्णयों में खंडित किया जा सकता है। प्रशिक्षण के इन क्षेत्रों में कौन एक कर्मचारी को उसके या फिर उसकी समस्याओं को सफलतापूर्वक निपटान करने के लिए तैयार करता है? तो समस्या समाधान प्रशिक्षण। तो नाम से ही पता चल रहा है। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन है, संयुक्त प्रभावन क्षमता एवं ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। संयुक्त प्रभावन क्षमता ईपीएस पर योगदान में परिवर्तन के प्रभाव का मापन करती है। इस नियम के अंतर्गत ट्रायल बैलेंस का मिलान हमेशा होना चाहिए। प्रत्येक डेबिट का तदनुरूप क्रेडिट होता है। क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई वाला। एक बैंक समाधान विवरण को रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। देखो, कोई एक बैंक समाधान विवरण है तो उसको किसकी सहायता से तैयार किया जाता है? तो रोकड़ बही के बैंक कॉलम और बैंक विवरण की सहायता से तैयार किया जाता है। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे क्या करते हैं? संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। लोग अपने कार्य में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें सहायक प्रतिक्रिया दी जाती है और वे संबंध की आवश्यकता के अंतर्गत आते हैं। नौकरी के वर्गीकरण जैसे सीईओ, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कार्यकारी निदेशक के रूप में निम्न में से किसके साथ जुड़े रहते हैं? तो शीर्ष प्रबंधक। ये सब शीर्ष प्रबंधक के रूप में जुड़े रहते हैं। धन वक्तव्यों के उपयोगों और स्रोतों को निधि प्रवाह विश्लेषण के हिस्से के रूप में परीक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन है, प्रतिफल की आवश्यक दर जो कि ऋण निवेश को शेयर धारकों के हितों का संरक्षण करने के लिए बनाई जानी चाहिए। ऋण की लागत। कैसे कैसे क्वेश्चन है यार। प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलेगा। कौन मदद करता है? कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली। जो कंप्यूटर आधारित सूचना प्रणाली है वह प्रबंधकों की परिष्कृत प्रणालियां विकसित करने में मदद करता है जिससे क्या होता है कि सूचना पर बेहतर नियंत्रण मिलता है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, पूंजीगत व्यय में परिलक्षित होता है। पूंजीगत व्यय किसमें परिलक्षित होता है? लाभ एवं हानि विनियोजित खाते में। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? तो वीए ग्रेक्यूनास ने। नियंत्रण विस्तृत को निर्धारित करने का सूत्र किसने प्रस्तुत किया है? वीए ग्रेक्यूनास ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? एक मिनट। मुद्रास्फीति की वजह से समय के साथ मुद्रा का मूल्य कम हो जाना है। सत्य है। मुद्रा मूल्य में कमी के कारण व्यक्ति भविष्य की तुलना में वर्तमान में उपभोग करना या उपयोग करना पसंद करता है। सही है। मुद्रा का कालांतराल मान नहीं होता है। ये गलत है। पैसे का मूल्य अलग अलग समय बिंदु पर अलग अलग होता है। ये भी सही है। तो सी नंबर जो है वह सत्य नहीं है, यानी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा निधि का स्रोत है? तो केवल इमारत की बिक्री, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ सावधि ऋण। तो ये सभी निधि का यानी कि वित्त का स्रोत है। एक अनूठा प्रतीक जो कि ब्रांड का एक हिस्सा होता है वह क्या कहलाता है? लोगो के रूप में जाना जाता है ना, लोगो जो होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि बजट, जो बजट होता है संख्यात्मक पदों में दी गई भविष्य अवधि के अपेक्षित परिणामों को संदर्भित करती है। जो बजट होता है वह संख्या के रूप में यह दर्शाता है कि भविष्य में कितना हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, कितना पैसे लगाएंगे अलग अलग योजनाओं के लिए। जब कोई क्रेता लाभांश रहित दिनांक पर किसी विक्रेता से शेयर खरीदता है तो कौन लाभांश प्राप्त करेगा? तो विक्रेता। इनमें से व्यक्तिगत मूल्यांकन गतिविधियों में से किसमें मूल्यांकनकर्ताओं को कर्मचारी के व्यवहार के प्रबल एवं कमजोर पहलुओं का वर्णन करने के लिए कहा जाता है? तो निबंध मूल्यांकन को कहा जाता है। नेक्स्ट है अबंधता या अहस्तक्षेपी, अबंधता या फिर अहस्तक्षेपी प्रबंधन शैली है एक। अबंधता या फिर उसी को क्या कहेंगे? अहस्तक्षेपी प्रबंधन शैली उत्पादन के प्रति निम्न सरोकार और लोगों के प्रति निम्न सरोकार के द्वारा अभिलक्षित की जाती है। लास्ट क्वेश्चन, चिंतनशील व्यक्ति फैसले और निर्णय लेने में वस्तुनिष्ठ, विश्लेषणात्मक और अवैयक्तिक हो जाता है। कौन सा व्यक्ति? चिंतनशील व्यक्ति। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सा धन का स्रोत है? तो केवल इमारत की बिक्री, रिपीट हो रहा क्वेश्चन, केवल शेयर जारी करना, केवल लिया हुआ धन, यानी ये तीनों धन के स्रोत है। इस तरीके से आज बहुत ही कम टाइम में 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, कॉमेंट जरूर करना और मैं क्या कर सकती हूँ वो जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।